अध्याय 21 वर्णन के द्वारा प्रभावित करना। वर्णन की कला मुख्य रूप से लेखन की कला के समान होती है। उत्तम विचारों का क्रम इस कला का मुख्य सिद्धांत होता है। इसके अंतर्गत एक तथ्य को दूसरे तथ्य से प्रमाणित किया जाता है। पहले मस्तिष्क में विचारों की कड़ी जन्म लेती है और फिर इन विचारों को सही शब्दों के चयन द्वारा क्रमबद्ध रूप से प्रस्तुत किया जाता है। वॉल्टर बैगहॉर्ट द्वारा। हमारी भाषा दिलचस्प रूप से ऐतिहासिक है। यदि आपने गौर किया हो तो अधिकतर व्यक्ति वर्णन की शैली में वार्तालाप करते हैं। वर्णन के दौरान आमतौर पर विचारों को प्रस्तुत नहीं किया जाता। हालांकि विचारों को प्रस्तुत करना बहुत आसान होता है, लेकिन इसे नजरअंदाज किया जाता है। आमतौर पर घटना से संबंधित तथ्यों के आधार पर वर्णन किया जाता है। इस तरह वर्णन का विस्तार किया जाता है। वर्णन से घटना के वक्त उपस्थित व्यक्तियों को हटा दीजिए। सोचिए अब वर्णन का प्रवाह कैसा होगा। वाक्चतुर वक्ता के पास भी शब्दों की कमी हो जाएगी। ज्ञानी से ज्ञानी व्यक्ति भी मौन हो जाएगा। भाषा के निपुण जानकारों के कंठ सूख जाएंगे और मूर्ख तो मानो सभा से गायब ही हो जाएंगे। इस प्रकार हम केवल इतिहास के नियमों का पालन करते हैं। हम कहते कम हैं और जिक्र ज्यादा करते हैं। थॉमस कार्लेल द्वारा। वर्णन का एक छोटा सा हिस्सा वक्ता को साधन प्रदान करता है। इस हिस्से में या तो कोई हिस्सा छिपा होता है या फिर जीवनी से संबंधित तथ्य। साथ ही वर्णन से संबंधित घटना के साधारण पहलू भी सम्मिलित होते हैं। वर्णन का अर्थ है किसी घटना को कथा के समान प्रस्तुत करना या फिर तथ्यों के समूह और घटनाओं को किसी किस्से के समान पेश करना। वर्णन के मुट्ठी भर सिद्धांत होते हैं, लेकिन इसके सफल अभ्यास के लिए भाषा की कला की आवश्यकता होती है। इसमें कला का उपयोग इतना गहन होता है कि वर्णन के दौरान नियमों और सिद्धांतों पर ध्यान ही नहीं दिया जा सकता। प्राथमिक तौर पर ध्यान दीजिए कि किस प्रकार वक्ता और लेखक के वर्णन का अंदाज भिन्न होता है। संवाद के विस्तार और किरदार के चित्रण का इस्तेमाल कहां नहीं किया जाता, कहां तथ्यों के विस्तार की स्वतंत्रता नहीं होती और मंच पर वर्णन की कला का अर्थ क्या होता है। निश्चित रूप से वर्णन की सभी विधियों में कुछ समानताएं अवश्य होती हैं। विवरण, व्याख्यान, वाद विवाद और अपील के द्वारा वर्णन की कड़ियों को जोड़ा जाता है। कड़ियों को इस प्रकार जोड़ा जाता है कि वर्णन का अंत बहुत प्रभावशाली हो जाए। प्रभावशाली क्षण तक वर्णन के अहम विचार को गुप्त रखा जाता है और गैर जरूरी पहलुओं को दबाने की कोशिश की जाती है। इस प्रकार हानिकारक तथ्यों को उजागर नहीं किया जाता। हम कह सकते हैं कि चाहे मंच हो या पत्रिका, वर्णन की कला में ऐतिहासिक तथ्यों के अलावा भी बहुत कुछ होता है। घटनाओं को क्रमबद्ध तरीके से जोड़ना भी बहुत अहम प्रक्रिया होती है। इस प्रकार वर्णन प्रभावशाली हो जाता है। ध्यान देने योग्य है कि मंच पर प्रस्तुत किए जाने वाला वर्णन या तो कम सुसंस्कृत होता है या फिर बहुत नाटकीय है। इसके विपरीत लेख के द्वारा किया गया वर्णन ज्यादा निपुण होता है, या कह सकते हैं कि उसमें नाटकीय प्रभाव कम होता है। लेकिन आज के दौर में मंच पर वर्णन की कला प्रस्तुत करने वाले वक्ता पुराने जमाने के वक्ताओं के मुकाबले अलग अंदाज पेश करने में विश्वास रखते हैं। आज के वक्ता या तो बहुत गौरवशाली ढंग से प्रस्तुतिकरण करते हैं या फिर आडंबरपूर्ण तरीके से जनता के समक्ष वर्णन की कला पेश करते हैं। भाषण की कला में निपुण वक्ताओं के एक ही अंदाज को बार बार सुना जाता है। भाषण की कला में निपुण वक्ताओं के एक ही अंदाज को बार बार सुना जाता है तो वक्ता में बोरियत का एहसास पैदा होने लगता है। लिहाजा वर्णन के अंदाज को एक रूपता के दंश से बचाना चाहिए। कथा और किस्से अनुसार वर्णन के अंदाज में भिन्नता आवश्यक होती है। कथा का प्रभाव। किसी घटना को लघु कथा के रूप में प्रस्तुत करना महत्वपूर्ण कला है। इस कला के माध्यम से मुख्य विचार को प्रभावशाली ढंग से प्रस्तुत किया जा सकता है। मुख्य विचार जितना गहरा होता है, उसका स्वरूप उतना ही सघन हो जाता है। वक्ता के अचानक विषय वस्तु पर पहुंचने से दर्शकों में किस्से के लिए दिलचस्पी बढ़ जाती है। किसी किस्से को उदाहरण या चित्रण के तौर पर प्रस्तुत करने से विचार का मुख्य विषय स्थिर रहता है। इस प्रकार वक्ता भाषण के मकसद को पूर्ण करता है। यदि किसी बहुत हास्यप्रद चुटकुले को नीरस अंदाज में सुनाया जाए तो जाहिर तौर पर उसका हास्य नष्ट हो जाता है।
इसके विपरीत किसी नीरस किस्से को वर्णन के द्वारा दिलचस्प बनाया जा सकता है। किसी हास्यप्रद और हाजिर जवाब किस्से को बातचीत में शामिल करने का मौका आसानी से मिल जाता है। हाजिर जवाबी बहुत दिलचस्प होती है, गहरी छाप छोड़ती है और कभी कभी सीधे दिल को छू जाती है। हास्य का स्वभाव शालीन होता है, इससे कभी चोट नहीं पहुंचती। दो विचारों के बीच संबंधों के रहस्य को जानने से हास्य का जन्म होता है। हास्य वस्तुओं के बीच सामान्य संबंधों से ऊपर होता है। हास्य का किसी से मेल नहीं किया जा सकता, ये असंगत होता है। हाजिर जवाबी के माध्यम से डगलस जेरोल्ड ने क्रोध से भरे उस अजनबी को कड़ा जवाब दिया था जिसके कंधे पर डगलस ने जान पहचान का व्यक्ति होने का बहाना कर थाप मारी थी। कृपया मुझे माफ कीजिए, मुझे लगा कि मैं आपको जानता हूं, लेकिन अफसोस कि मैंने गलत अंदाजा लगाया। इस उदाहरण के जरिए कथा के महत्व का पहला और सामान्य रूप प्रस्तुत किया गया है। वाक्य में मौजूद तीखेपन को दर्शाने की कोशिश की गई है। इसके अलावा साधारण तौर पर पारंपरिक तरीके से भी हाजिर जवाबी का प्रदर्शन किया जा सकता है। जॉर्ज एट की पसंदीदा हास्यप्रद घटना कुछ इस प्रकार से है। रेल के एक डिब्बे में गंभीर दिखने वाले दो भद्र पुरुष एक साथ बैठे थे। एक भद्र पुरुष ने दूसरे से कहा, क्या इन गर्मियों के मौसम में आपकी पत्नी मनोरंजन के मूड में है? तब दूसरे भद्र पुरुष ने जवाब दिया, कुछ खास मूड में नहीं है। कुछ किस्सों के जरिए वक्ता दर्शकों तक निश्चित सत्य पहुंचाने की कोशिश करता है। इन किस्सों के जरिए दर्शक किस्से के हर पहलू की किसी न किसी चीज से तुलना करते हैं। अपने एक महान संबोधन द न्यू साउथ में हेनरी डब्ल्यू ग्रैडी ने कुछ इस प्रकार कथा का वर्णन किया था। उम्र, शक्ति और विशेषताओं के आधार पर कुशलता प्रदान नहीं करती और न ही हर नई कुशलता का तिरस्कार करती है। जूते बनाने वाले कारीगर की दुकान पर जॉन स्मिथ स्थापना 1970 के बोर्ड के मुकाबले एक नवयुवक ने सामने वाली दुकान पर बिल जॉन्स स्थापना 1986। यहां केवल ताजा सामान मिलता है, बोर्ड लगाकर चुनौती खड़ी कर दी। नई दुकान की ओर लोगों का आकर्षण ज्यादा देखने को मिला। द न्यू साउथ के दोनों किस्सों में ग्रैडी ने वर्णन के प्रयोग के दो प्रभावशाली तरीकों का इस्तेमाल किया। दोनों किस्सों में विचार को भिन्न रूप से दर्शाया गया। पहले विचार को किस्से की शुरुआत में प्रस्तुत किया गया, जबकि दूसरे विचार को किस्सा दोहराने के बाद वक्ता ने शब्द की उत्पत्ति के भाव को अलग अलग तरीके से पेश किया। खास है कि भाव में बदलाव के बावजूद किस्से में मौजूद हास्य लगातार बना रहा। आज की रात आपके द्वारा दिए गए सम्मान की मैं सराहना करता हूं। मैं इस व्यवहार की चर्चा कुलीन परिवारों के बीच जरूर करूंगा। मैं इस बात को लेकर चिंतित नहीं हूं कि मैं किन लोगों के बीच से आया हूं। आपको उस व्यक्ति के बारे में जानकारी है जिसे उसकी पत्नी ने दूध के बर्तन के साथ पड़ोसी के घर जाने को कहा? वो पड़ोसी के दरवाजे के पास पहुंचकर अचानक फिसल गया। वो कुछ इस तरह से गिरा कि सीधा नीचे पहुंच गया। उसने संभलते हुए अपनी पत्नी की आवाज सुनी, जॉन, क्या बर्तन गिरा दिया है? जॉन ने कहा, नहीं, बर्तन नहीं गिरा है। लेकिन बर्तन नहीं गिरा होता तो टन-टन की आवाज नहीं होती। जाहिर है पीछे से पुकार लगाते वक्त तुमने साहस के लिए नहीं तो शायद प्रोत्साहन देने की कोशिश की थी। मैंने तुम्हारी आवाज में नम्रता महसूस की थी। मैं गुजारिश करता हूं कि मेरी बात समझने के लिए अमेरिकी निष्पक्षता और स्पष्टवादिता का उपयोग तुम जरूर करोगे। सुबह के वक्त कुछ छात्रों को बाइबल का पाठ पढ़ाते समय एक धर्मोपदेशक ने एक अहम सुझाव दिया था। उपदेश सुनने से पहले छात्र आपस में चिपके पृष्ठों को उलट पलट रहे थे। अगले दिन धर्मोपदेशक ने एक पृष्ठ के निचले हिस्से में से कुछ पढ़ा। जब नोहा 120 वर्ष का था तो वो अपनी धर्म पत्नी को अपने साथ ले गया। ये पढ़ते समय उसने पृष्ठ को पलटा। नोहा के पास पुस्तक रखने के लिए लकड़ी का एक बॉक्स था। यह पढ़ने के बाद धर्मोपदेशक आश्चर्य से घिर गया। उसने इस किस्से को दोबारा पढ़ा और कहा, मित्रों, मैं इस किस्से को पहली बार पढ़ रहा हूं। बाइबल के इस किस्से पर मेरा ध्यान पहले कभी नहीं गया। यदि मैंने इसका भाव सही से प्रस्तुतिकरण किया है, यदि मैं इस किस्से में मौजूद निर्भीक एवं आश्चर्यजनक भाव को समझाने में सफल रहा हूं,
और यदि आप लोग इस निर्भीकता को अपने भीतर ढालने में सफल हुए हैं तो ही मैं धर्मोपदेश के पवित्र कार्य को जारी रखूंगा, अन्यथा मुझे यह कार्य किसी और को समर्पित करना होगा। इस प्रकार जाने अनजाने कई बार वक्ता किस्से की भूमिका को अनदेखा कर देता है। परिणाम स्वरूप वर्णन के प्रयोग का सिलसिला टूट जाता है। आगे दिए उदाहरणों पर ध्यान दीजिए। एक तरफ टेक्सास में स्थित डिब्बे के कारखाने में दोपहर का भौंपू बजते ही कर्मचारियों में काम पर वापस लौटने की हड़बड़ी मची थी। वहीं पास के रेलवे स्टेशन के कोने में मजबूत पैरों वाला सांवला व्यक्ति सिर झुकाए स्थिर बैठा था। उसने कारखाने के भोंपू की आवाज को खत्म होने तक स्थिरता बरकरार रखी। भोंपू की आवाज खत्म होने के बाद एक लंबी और भारी सांस लेते हुए खुद पर टिप्पणी की। आवाज पूर्व की ओर गई है। वहां लोगों के लिए इस वक्त रात के भोजन का समय हो गया होगा, लेकिन मेरे लिए तो फिलहाल दोपहर के 12 बजे हैं। अमेरिका के लगभग सभी छोटे व बड़े कारखानों में फिलहाल लगभग ऐसा ही माहौल होगा, लेकिन क्यों? निसंदेह किस्से कहानी सुनाने की कला का ज्यादातर इस्तेमाल मंच पर ही होता है। धर्मोपदेश देते वक्त आमतौर पर विस्तार से व्याख्यान नहीं किया जाता, लेकिन उपदेश के भाव को उदाहरणों के द्वारा समझाने का प्रयास जरूर किया जाता है। डॉक्टर अलेक्जेंडर मैक्लारोन के इस उदाहरण पर ध्यान दीजिए। भारतीय फकीरों की तरह कुछ लोग हाथों को सिर से ऊपर उठाकर तब तक खड़े रहते हैं जब तक कि हाथ अकड़ न जाएं। हम इन लोगों को धार्मिक स्थल के पास सालों से डेरा डाले देखते आए हैं। वे लगातार तपस्या करते हैं, लंबे समय तक स्थिर रहते हैं। इनके लंबे बालों में चिड़ियाएं घोंसला बना लेती हैं। ये धूल, गर्मी, शीत और बरसात जैसी विपदाओं के बावजूद एक स्थान से दूसरे पवित्र स्थान तक लंबा सफर तय करते हैं। इनके लंबे बाल वस्त्रों का कार्य करते हैं। ऐसा प्रतीत होता है जैसे किसी ने इन्हें अभिशापित कर दिया हो। ये लोग मंदिरों और मठों की स्थापना करते हैं। ये वो कार्य करने में सक्षम होते हैं जिसे कई लोग मिलकर भी नहीं कर पाते। इन्हें कठिन कार्य करने का दौरा सा पड़ता है। ये लोग अपने शरीर को मानव कल्याण के लिए कष्ट देते हैं ताकि आम इंसान को स्वर्ग के मार्ग का ज्ञान प्राप्त हो सके। ये लोग उच्च आचरण, अनुशासन और धर्म के मार्ग को अपनाकर जन कल्याण के कार्य को पूरा करते हैं। ये लोग इन सभी कार्यों को खुशी खुशी करते हैं। ये जीवन के आम उपदेशों पर ध्यान नहीं देते। शरीर की शुद्धता के लिए स्नान आवश्यक है। स्नान और जल के द्वारा शरीर की शुद्धि आवश्यक होती है। जल हर मैली चीज को शुद्ध कर सकता है। स्नान करें और शुद्ध रहें। लेकिन योगी पुरुषों के लिए जल शुद्धता का कारण नहीं होता। उनके लिए ईश्वर की शरण ही शुद्धता का मुख्य स्रोत है। जॉर्डन के जलाशय में स्नान करने से कुछ रोग का निवारण नहीं होता। शुद्धता का स्रोत प्रभु के रक्त में बसा होता है। ईश्वर सभी विकारों को दूर करने की शक्ति रखता है। ईश्वर की साधना से बड़े बड़े विकार दूर हो जाते हैं और परम शुद्धता प्राप्त होती है। किसी किस्से कहानी की प्रस्तावना के विषय में आखिरी सुझाव यह है कि फूहड़ शुरुआत आत्मघाती सिद्ध होती है। इसके विपरीत सटीक व स्पष्ट वाक्य से प्रस्तावना को बल मिलता है और दर्शकों में रुचि पैदा होती है। अंग्रेजी के हास्य रस लेखक कैप्टन हेनरी ग्रैम ने लड़खड़ाकर बोलने के विषय पर परम आलोचनात्मक उदाहरण पेश किया है। मेरे लिए सर्व किस्सों में श्रेष्ठतम स्थान पर 1905 का एक किस्सा है। बॉस्टन की यात्रा करते वक्त मुझे महसूस होने लगा कि मैं बॉस्टन पहुंचने वाला हूं, लेकिन वास्तव में मेरी बुद्धि जैसे बंद थी। मैं असल में वॉशिंगटन पहुंच गया। एक बार एक बड़े मजेदार व्यक्ति के साथ समय गुजारने का मौका मिला। अफसोस कि मुझे उसका नाम याद नहीं है। शायद उसका नाम विलियम था या विल्सन या फिर विल्किंस, कुछ ऐसा ही नाम था उसका। ट्रॉली कार में घूमते वक्त उसने मुझे एक किस्सा सुनाया। मुझे आज भी याद है कि उस किस्से को सुनने के बाद मैं दिल खोलकर हंसा था। रातों में सोने से पहले मुझे वो किस्सा फिर याद आ गया।
और मैं एक बार फिर जोर जोर से हंसने लगा। उस किस्से में जबरदस्त हास्य था, कमाल का हास्य। मैं विश्वास के साथ कह सकता हूं कि किसी ने इतना हास्यप्रद किस्सा कभी नहीं सुना होगा, लेकिन अफसोस कि मुझे वो किस्सा याद नहीं है। जीवन संबंधी तथ्य। व्यक्तित्व और जनता के समक्ष भाषण देने की कला में गहरा संबंध होता है। स्वाभाविक तौर पर जीवन से संबंधित तथ्यों के व्याख्यान में किस्सों को शामिल किया जाता है। प्रशंसा करने के लिए भी किस्सों का सहारा लिया जाता है। इसके अलावा यादगार संबोधन, राजनीतिक भाषण, धर्मोपदेश, उपदेश और मंच पर पेश किए जाने वाले अन्य प्रस्तुतिकरण के लिए भी किस्सों का सहारा लिया जाता है। इसी प्रकार मोजेस और ली पर किस्सों के सहारे पूर्ण धर्मोपदेश तैयार किया जा सकता है। अधिक स्पष्टता के लिए इस उदाहरण पर ध्यान दीजिए। लेक्सिंगटन की स्मृति। इस महीने की 19 तारीख की सुबह पूरे 80 साल बीत जाएंगे। हैनकॉक एवं मैडम, मोसेस एवं मैरॉन सभी इसी शहर में मौजूद लेक्सिंगटन में मौजूद थे। अपने निडर वाक्यों से उन्होंने एक बड़े अधिकारी के विरुद्ध सवाल खड़े किए थे। ब्रिटेन के करीब हजारों सैनिक इन महान हस्तियों को गिरफ्तार कर समुद्र के किनारे मुकदमे के लिए ले गए। इस तरह वसंत की उस सुबह को अमेरिका में स्वतंत्रता संग्राम को कुचलने की तैयारी की गई, लेकिन इसके विरुद्ध अमेरिकी स्वतंत्रता सेनानी एकजुट हो गए। स्वतंत्रता सेनानियों का सेना नायक एक लंबे कद और चौड़ी भौं वाला गंभीर व्यक्ति था। वो सेना में काम कर चुका था। उसने अपनी सेना को तैयार किया। सेना में कुल 70 जवान थे। सभी स्वतंत्रता सेनानियों ने राइफल और गोलियों का भंडार इकट्ठा किया। उसने सभी सैनिकों को संबोधित करते हुए कहा, यदि जंग के दौरान एक भी सैनिक घबराकर भागने की कोशिश करेगा तो मैं उसे खुद गोली मार दूंगा, और भगवान न करे यदि मेरा हौसला डगमगा जाए तो आप मुझे बेझिझक गोली मार देना। याद रहे कि हम पहले गोली नहीं चलाएंगे, लेकिन यदि उस ओर से गोली चलती है तो उन्हें कड़ा जवाब दिया जाएगा। महानुभावों, आप जानते हैं कि फिर क्या हुआ। किसानों और मजदूरों को जुटाकर तैयार की गई उस सेना ने जमकर लड़ाई की। शायद दुनिया में ऐसी गोलीबारी किसी फौज ने पहले कभी नहीं की होगी। ब्रिटिश सैनिकों की कई गुना फौज से स्वतंत्रता सैनिकों ने जमकर लोहा लिया। कई बार ब्रिटिश फौज के पैर उखाड़े। अमेरिकी स्वतंत्रता सेनानियों की यही बहादुरी आगे चलकर अमेरिका की स्वतंत्रता का मुख्य कारण बनी। उन सेनानियों की बहादुरी को यादगार बनाने के लिए उस स्थान पर एक भव्य स्मारक की स्थापना की गई। मुझे गर्व है कि मैंने भी उस छोटे से शहर में जन्म लिया है। इसी शहर की आबो हवा में मैंने अपना बचपन बिताया है। एक रविवार की सुबह मेरी मां मुझे उस स्मारक तक लेकर गई। मैंने पहली बार उस पर अंकित पंक्तियों को पढ़ा। उस पर लिखा था, ईश्वर के पवित्र कार्य और देश के लिए बलिदान करने वाले वीर सपूत। महानुभावों, स्वतंत्रता का जज्बा और न्याय की अहमियत उसी दिन से मेरे दिल में समा गई। उस स्मारक के नीचे मेरे पूर्वजों की अस्थियां विराजमान हैं। उनके खून से सींची गई लेक्सिंगटन के मैदानों की घास आज भी हरी है। उस स्मारक पर मेरे नाम का एक हिस्सा सबसे ऊपर अंकित है। ब्रिटिश सैनिकों को धूल चटाने वाले, अमेरिकी किसानों व मजदूरों को प्रोत्साहित करने वाले, अपने शब्दों और भाषण के द्वारा अमेरिकी स्वतंत्रता संग्राम को एक कोने से दूसरे कोने तक प्रसिद्ध करने वाले, लड़ाई के मैदान में आखिरी दम तक टिकने वाले वो महान शक्तिशाली सेना नायक और कोई नहीं, मेरे दादा थे। उनके बहादुरी भरे किस्सों और दुश्मनों से छीनी गई मस्केट राइफल से मुझे एक और शिक्षा मिली। अन्याय के खिलाफ शस्त्र उठाना ईश्वर की आराधना के समान होता है। मैं किस्सों की उस पुस्तक और राइफल को हर वक्त अपने साथ रखता हूं। इस जीवन में मेरा बस एक ही लक्ष्य है, ईश्वर और देश के लिए संपूर्ण समर्पण। थियोडोर पार्कर की कलम से। सामान्य तौर पर घटनाओं का व्याख्यान
इस विस्तृत एवं बंधन मुक्त व्याख्यान में बातचीत के कई तरीकों का मिश्रण उपस्थित है। इससे भाषण को प्रभावशाली बनाने में सहायता मिलती है। निपुण वक्ता बदलाव के द्वारा भाषण को और आकर्षक बना देता है। भाषण के अंदाज में बदलाव ही इस विश्लेषण का मुख्य उद्देश्य है। लेकिन इस उदाहरण को कंधे पर न ढोएं। जरूरी नहीं है कि एक ही उदाहरण सभी परिस्थितियों में कारगर साबित हो। जॉर्ज विलियम कर्टिस की पॉल रिवर राइड में घटनाओं के शुद्ध व्याख्यान को भाषण के दौरान कई नए अंदाज में पेश किया गया। उस शाम 10 बजे लेफ्टिनेंट कर्नल स्मिथ की अगुवाई में 800 ब्रिटिश सैनिक नौकाओं के सहारे कैम्ब्रिज तट तक पहुंचे। गैज सोच रहा था कि आम लोगों तक खबर नहीं पहुंच सकी है। दरअसल लॉर्ड पर्सी ने लोगों को कहते हुए सुना था कि फौज अपना लक्ष्य प्राप्त करने में चूक जाएगी। पर्सी ने यह खबर गैज तक पहुंचाई। गैज ने तुरंत आदेश दिया कि कोई भी शहर छोड़कर नहीं जाएगा। वहीं जैसे ही सैनिक दस्ते ने नदी पार की, एबेनेजर डॉर संदेश के साथ दौड़ता हुआ आया और पॉल रिवर नदी के रास्ते चार्ल्स टाउन की ओर रवाना हो गया। अपने साथी से सहमत होकर रॉबर्ट न्यूमैन ने उत्तरी गिरजाघर की ओर लालटेन की रोशनी धीमी तेज कर ब्रिटिश सेना के नदी तट तक पहुंचने का संकेत भेजा। इस घटना को व्याख्यान के जरिए इस प्रकार रोचक बनाया गया। वो एक शानदार रात थी। ठंडी हवा चल रही थी, लेकिन रात ज्यादा ठंडी नहीं थी। वसंत की दस्तक साफ महसूस हो रही थी। पहाड़ हरी घास से ढके हुए थे। खेतों में गेहूं लहरा रहे थे और हवा में बागीचों की ताजा खुशबू महक रही थी। रॉबिन ने सीटी बजाई। चिड़ियों ने चहचहाना शुरू कर दिया, लेकिन थोड़ी ही देर में माहौल फिर पहले की तरह शांत हो गया। चांद की साफ रोशनी में फौजी दस्ता दबे पांव आगे बढ़ता रहा। पॉल रिवेर तेज कदमों के साथ मेडफोर्ट और पश्चिमी कैम्ब्रिज के रास्ते से होता हुआ लोगों को लेक्सिंगटन, हैनकॉक और एडम के खिलाफ उकसाने का काम करता रहा। इस खबर को फैलने से रोकने के लिए भेजी गई ब्रिटिश फौज को पॉल की हरकतों की कानों कान खबर तक नहीं लगी। श्रीमान कर्टिस ने भी भाषण के दौरान एक घटना का बड़ी खूबसूरती के साथ वर्णन किया। शिक्षित व्यक्ति द्वारा नेतृत्व। एक आधुनिक अंग्रेजी चित्र ने हॉर्थॉर्न की मानसिक योग्यता को नई प्रेरणा प्रदान की। चित्रकार ने उस चित्र को वे कैसे मिले थे का नाम दिया। घबराए हुए 2 दुबले पतले स्त्री पुरुष जंगल में भटक रहे थे। रास्ते में उन्हें एक महिला और बालक दिखाई दिया। एक अलौकिक आकर्षण से वशीभूत होकर वे दोनों उस महिला और बालक को एकटक नजरों से देखने लगे। उनका आकर्षण इतना गहरा होता गया कि कुछ देर बाद वे दोनों खुद को उस महिला और बालक के रूप में महसूस करने लगे। उनके गालों पर यौवन की चमक उत्पन्न होने लगी। उनकी आंखों में उम्मीद की किरण प्रज्वलित हो गई। उनके कदम विश्वास से भर गए और उनके चेहरे पर प्रसन्नता का भाव स्पष्ट दिखाई देने लगा। उन्हें ऐसा प्रतीत होने लगा कि आज उनकी मुलाकात खुद से हुई है। इस प्रसिद्ध चित्रण के अलावा कई और स्थानों पर ऐसे सत्कार योग्य परंपराओं का चित्रण किया गया है। रोजर विलियम्स की शांत सीकोंक घाटी में निश्चिंतता के साथ अंडे सेती चिड़ियों से संबंधित चित्रण भी कुछ इसी प्रकार है। एक ऐतिहासिक नदी में इब्राहिम वहिप्पल का दबी हुई आवाज में पतवार चलाना। यहां जीवित लोगों के शहर में चहल पहल, वहां शहर की शांति में छुपा मौत का सन्नाटा। आमतौर पर व्यक्ति स्वयं ऐसे स्थानों पर नहीं जाता, लेकिन ऐसे स्थानों की परिस्थितियों को महसूस जरूर करता है। महाविद्यालय की खिड़की से झांकते मछुआरों के प्रसन्नचित चेहरे में निश्चित रूप से पाठक को स्वयं के चेहरे की झलक महसूस होती है। पहाड़ों पर घने पेड़ों के नीचे आप खुद को टहलता हुआ महसूस करते हैं, उम्मीदों और सपनों से लबालब, आत्मचेतना से लबरेज और अपने भीतर यौवन महसूस करते हुए। इस प्रसिद्ध मंदिर में, जिसमें वाक्पटुता के आवेश का एहसास कभी भी इतना प्रखर नहीं था, ये वो यौवन नहीं है जब इन गलियारों में हसीन कन्याओं से धीमी आवाज में फुसफुसाया करते थे। ये आपके यौवन का वो समय है जो अब नहीं बचा है।
ये वो समय नहीं है जब इन हसीनाओं के बारे में मां और दादी से बातें किया करते थे। जॉर्ज विलियम कर्टिस द्वारा